क्या न्यूक्लियर फैमिली माँ-बाप बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं मेंटल ग्रोथ और जो फिज़िकल ग्रोथ के लिए, वो क्या सही है? बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली फॉर सम टाइम फॉर सम पीपल इट इज चॉइस कि कुछ लोगों के लिए चॉइस है कि कुछ लोगों के लिए फोर्स है। हम एज अ पेरेंट हम क्या सोचते हैं कि बस अभी 10 साल 5 साल तक मुझे करना है, उसके बाद सब कुछ सही, बच्चा समझदार हो जाएगा। लेकिन पेरेंट एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, तो जब वो 21 साल 20 साल का होगा वो भी कहेगा आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। जनरली पेरेंट्स थोड़ा अनसिक्योर होते हैं कि जब अगर लड़की कहीं बाहर जाती है पढ़ाई करने, तो ओवर रिस्ट्रिक्टनेस अगर बेटी पर दिखाते हैं, क्या वो सही है? देखिए आजकल लड़के लड़कियां बराबर होते हैं ना, सभी यही बोल रहे हैं, ठीक है। क्या सच में बराबर है? नहीं, रियलिटी है नहीं। जितना सिक्योरिटी इश्यू लड़कियों के साथ है, बॉयज़ के साथ नहीं है, लड़कों के साथ नहीं है। यस, यस, यस। करेक्ट? आइडियल पेरेंटिंग क्या करना चाहिए बच्चे को? क्या हैबिट्स उसको दिखानी चाहिए? उसको मेंटल डेवलपमेंट घर में कैसे करना चाहिए उसको, ताकि उसको पता चले कि मेरे माँ-बाप मुझे सही हैं और यही आदत उसको आगे लाइफ लॉन्ग तक साथ रहेगी कि मेरे माँ-बाप ने जो कहा मुझे सही कहा, वो गलत नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सच बोलना सिखाना चाहिए। जित और सच को आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर उस बच्चे ने कल जाके किसी को मार दिया, तो वो आके बोल रहा है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट, हाँ, मेरे बच्चे ने मारा है। ठीक है? तो सच बोलना, फ्रेंडशिप करना, केयरिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग के पार्ट्स होते हैं, मतलब स्मॉल-स्मॉल पार्ट। पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं, छोटी-मोटी चीज़ की वजह से। क्या ये एक हद तक सही है कि ठीक है झगड़े हुए, अगर उसको कंटिन्यू जो रखा गया, झगड़े चल रहे हैं, बच्चा देख रहा है, क्या ये नेगेटिविटी उसके माइंड में रहेगी? करो, खूब करो। बच्चा स्कूल चले जाए, कर लो। लड़ना ओके है, लेकिन लड़ाई को कितना लॉन्ग ड्रैग कर रहे हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ सीखना है, तो हम उसको कोशिश करके सीख सकते हैं। अगर हमें कुछ पढ़ाई करना है, तो हम थोड़ा डेडिकेशन दिखा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें खाना बनाना नहीं आता, तो अब भी हम उसको करके सीख सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है, जिसको उसका कोई सेट फ़ॉर्मूला नहीं है और वो है पेरेंटिंग। आज हमारे साथ गेस्ट है स्वाति त्रिपाठी, जो एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट है और जो खुद एक माँ है, एक्सपर्ट है और आज हम इनके साथ पेरेंट्स के जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स अनदेखा करते हैं, आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। थैंक यू मैम, स्वागत है आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सो मच हितेश, इन्विटेशन के लिए। क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर माँ की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर पेरेंटिंग में कुछ भी गलत होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है माँ से। यस, बच्चे ने करेक्ट। कुछ गलत किया, क्वेश्चन माँ से। यस। बट पेरेंटिंग इज़ द रोल जो पूरी फैमिली निभाती है। हुँ, हुँ। ठीक है? अभी न्यूक्लियर फैमिली है, तो पापा, मम्मी, कहते हैं ना फादर एंड मदर, दोनों उस चीज़ का पार्ट है। लेकिन अगर फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो पूरी फैमिली उस पे इन्वॉल्व है। तो पेरेंटिंग एक बहुत वाइड टॉपिक है और इसका इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। हुँ, हुँ। लेकिन जनरली आज के जैसे आपने बताया न्यूक्लियर फैमिली है, क्या न्यूक्लियर फैमिली माँ-बाप बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं मेंटल ग्रोथ और जो फिज़िकल ग्रोथ के लिए, वो क्या सही है? या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ जो नॉर्मल आज की जनरेशन के पेरेंट मिस कर रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर फैमिली अभी कहते हैं ना समय की डिमांड है। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसपे नहीं रह सकते, आप किसी सिटी पे शिफ्ट हुए हैं, आपके पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के पास पेरेंट्स हैं, उनका ऑप्शन है, कुछ के पास तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट इज़ द रियलिटी, और हमें वो एक्सेप्ट करके अपने आप को अवेयर करके पेरेंटिंग में चलना पड़ेगा। तो तो पेरेंट बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली फॉर सम टाइम फॉर सम पीपल इट इज चॉइस, कि कुछ लोगों के लिए चॉइस है, कि कुछ लोगों के लिए फोर्स है। हुँ, हुँ। तो आपके हिसाब से रियल पेरेंटिंग क्या होती है? अगर रियल पेरेंटिंग मेरे लिए, मैं जो मैंने सीखा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, एक अवेयर पेरेंटिंग। ठीक है, एज ए पेरेंट आप जब तक अवेयर हैं कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप उसके लिए खुश हैं। अगर आपने कुछ भी गलत किया है, आपको लग रहा है आप कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि आपको सीखना है। जिस समय आप इस जोन पे रहेंगे कि मुझे सीखना है और मुझे कुछ बेहतर करना है, अपने आप एक बेहतर पेरेंट बनेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि माँ का ज़रा प्यार बच्चों के रिलेटेड ज़्यादा होता है और फादर का थोड़ा कम होता है। जनरली अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात करें,
और कहीं न कहीं फ़ादर की कमी बच्चों की ग्रोथ में एक ऑब्स्टैकल के जैसा रोल आ सकता है या फिर माँ उसको कवर कर सकती है? देखिए, माँ कभी-कभी कुछ बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हुँ, फादर क्योंकि कम टाइम देते हैं ना, तो वो कूल पापा होते हैं, यस, ठीक है? लेकिन माँ उनको सिखाती है, उनको बताती है कि यहाँ गलत हो, यहाँ सही है। तो माँ एक मिक्स्ड रोल पे रहती है। भले वो कितना प्यार करे, लेकिन वो पापा की कमी नहीं पूरी कर यस, सकती, यस। ठीक है? क्योंकि जो पापा हैं, वो कम टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर वो उस पे भी क्वालिटी टाइम दें, तो वो उस कमी को फुलफ़िल कर सकते हैं और मेरे हिसाब से पेरेंटिंग दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐज के साथ चेंज होता है। जैसे अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है, जिसको हम टॉडलर कैटेगरी कहते हैं, उस फ़ेज़ पे हाँ, माँ का रोल ज़्यादा होता है बिकॉज़ मम इन्फेंट से माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है एंड ऐसे जैसे टॉडलर बढ़ते जाते हैं, उसमें पापा का रोल इन्वॉल्व होना ज़्यादा क्योंकि बच्चा खेल रहा है, उसको बाहर जाना है, उसकी नीड है। वहाँ पे फ़ादर का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और जब मिड स्कूलर होता है, जब टीनेजर होता है, अगर वो बच्चा बॉय है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो केवल उसके फ़ादर समझ सकते हैं। अगर वो गर्ल है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो उसकी मदर ही अच्छे से समझ सकती है, यस। ठीक है? तो वो दोनों रोल इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे पापा ही फिट होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ मदर ही फिट होगी, जहाँ मम्मा ही फिट होगी। ठीक है? तो वो चेंज मतलब आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है आप जितना टाइम दें, अच्छे से टाइम दें। आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस में आपने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा कि वो ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर रहे बच्चों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ऑफ किड्स। लाइक अगर बच्चा 5 साल का हो या 15 साल का हो। आपके एक्सपीरियंस में क्या खामियाँ हैं जो पेरेंट्स या उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और आगे चलकर उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है अपने बच्चों से? आप वो वो हुँ, क्या हो सकता है वो? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, ठीक है? क्योंकि हम एज़ अ पैरेंट हम क्या सोचते हैं कि बस अभी 10 साल, 5 साल तक मुझे करना है, उसके बाद सब कुछ सही। बच्चा समझदार हो जाएगा, लेकिन पैरेंट एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, यस, यस, ठीक है? ये जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हो, आप अगर बच्चे को बहुत फ़ोर्स कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर रहे हो या मतलब जैसे कहते हैं ना या फिर बहुत टाइट या बहुत लूज़, दोनों ही केस में बस आपको इतना याद रखना है कि बच्चा जब 25 इयर्स का होगा, उस टाइम पे बच्चे पे क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो ना बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप चाहते हो कि बच्चा आपको समझ पाए। अगर आप आज बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो जब वो 21 साल, 20 साल का होगा, वो भी कहेगा आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। करेक्ट, तो एज़ अ पैरेंट देन व्हाट यू विल फील? बिकॉज़ आपकी भी कुछ एज होगी उस समय। यू यस, विल आल्सो क्लोज टू 60, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो आपको वो चीज़ समझना है कि जो आप कर रहे हो, ये सारा सीड यू आर मेकिंग अ ट्री। वो ट्री आपके पास कैसे आएगा, आपको कौन-सा ट्री चाहिए? ऑब्वियसली इफ यू विल गो मतलब कहते हैं ना अगर आपने एप्पल का किया है सीडिंग, तो आपको ये कोकोनट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, करेक्ट, ठीक है? और आपने कोकोनट किया है तो एप्पल एप्पल नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है? सेम, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो? आपका पर्पस क्या है? आपकी वैल्यूज़ क्या है? और उस चीज़ को आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ़ उतनी ईज़ी रहेगी। सो मैं रिसेंटली किताब पढ़ रहा था चाणक्य, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पेरेंट्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। अगर बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म से 5 साल तक बच्चे को बहुत आपको प्यार करना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक का जो टाइम है, आपको बच्चे को स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा टेंडर एज है, हुँ, बच्चा सही भी रास्ते पे भी जा सकता है, गलत रास्ते पे भी जा सकता है। और जब 15 साल होते हैं, 15 साल से लेकर उसके बाद का तक जितना भी एज है, एज़ अ दोस्त उनके साथ बिहेव करना चाहिए। उनको सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ये तो चाणक्य ने लिखी है। क्या आज के जनरेशन और इस टाइम में ये सभी सभी चीज़ें जो उन्होंने बताई है, सही है? या इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए एज़ अ पेरेंट्स? देखिए जो अभी जो चाणक्य ने लिखी है, वो उन्होंने उस समय समय के हिसाब यस, से लिखी है यस, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, बच्चे 5 साल तक माँ-बाप के पास रहते थे, उसके बाद गुरुकुल चले जाते थे। यस, ठीक करेक्ट, है? तो जब वो गुरुकुल चले जाते थे, तो उनको वो लव और अफेक्शन नहीं मिल पाता था। नहीं मिल पाता। ठीक है? तो उस टाइम पे ऐसा लिखा गया है कि जब वो गुरु के पास हैं, तो उनको रूल्स के साथ रहना है, उनको नियमों को पालन करना है, क्योंकि दे नीड टू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है? उनको सोसाइटी को सर्व करना है बाद में।
उनको रिस्पॉन्सिबल बनना है। लेकिन आज के मतलब आज के यस, समय में तो हमारे पास गुरुकुल का ऑप्शन है नहीं, यस। ठीक है? वो रहे हमारे पास ही रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, स्पेशली मैं पेरेंट्स को जो सजेस्ट करती हूँ, उसमें हमने बोला है कि आपको बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है? तो जब इन्फेंट, टॉडलर ये हुँ, एक हुँ। कैटेगरी में आते हैं, जहाँ 5 साल तक के बच्चों को हम कवर करते हैं। इस समय क्या होता है, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो फास्टर स्पीड में होता है। आप जितने एक्सपोज़र देंगे, जितने एहसास उनको फ़ील कराएँगे, जितने इमोशंस आपको उनको इंट्रोड्यूस कराएँगे, जितनी एक्टिविटीज़ कराएँगे, उससे उसका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है? तो ये एक वन फ़ेज़ है। उसके बाद जो होता है मिड स्कूलर फ़ेज़, जो मिड स्कूलर फ़ेज़ होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा 5 साल से 10-12 साल तक की कैटेगरी जो होती है, यहाँ पे बच्चा फुली मैच्योर नहीं होता, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, बच्चा फर्स्ट क्लास में चला गया है ना, मैच्योर हो गया है। हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, और स्पेशली अब कुछ लोगों के लाइफ में जो सेकंड बेबी आता है, वहाँ पे वो अपने बड़े बच्चे को इतना रिस्पॉन्सिबल फ़ील कराने यस, लगते हैं यस, कि लगता है कि ही इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द पैरेंटिंग यस, जर्नी, यस। ठीक है? तो उस समय चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस बच्चे के लिए हेल्दी चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको वहाँ पे भी बच्चे को लव अफेक्शन करना है, हाँ, उनको डिसिप्लिन सिखाना है, उन्हें सोसाइटी के रूल्स बताने हैं, उन्हें मॉरल बताने हैं, और वो आपको डे 1 से बताना है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा बताना है, ठीक है? तो आपको बताना है कि चीज़ें ऐसे सँभाल के रखो, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें, घर के ऐसे काम में थोड़ी-थोड़ी हेल्प कराओ, ठीक है? तो वो हम 4 साल से स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा एलकेजी, यूकेजी में जाता है, उस टाइम से स्टार्ट कर देंगे, बेटा थोड़ी हेल्प करो। बिकॉज़ वहाँ पे लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम उनको फ़ील कराते हैं ना, वो उनके फ्यूचर के लिए ईज़ी होती है। फिर एक टीन एज वाली कैटेगरी आती है, जहाँ पे टीन स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे हमें हाँ, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको वो स्पेस देना चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और ओपनली दे कैन कम एंड से कि मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा है, या मेरे मेरे दोस्त की ये डिमांड है, या मेरी क्लास में या मेरी सराउंडिंग में ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको वो स्पेस नहीं देंगे, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, आप उनको एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो इसलिए ये 3 कैटेगरी है, और उसके बाद सर्टेन एज बाद तो बच्चे खुद ही इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि वो अपने करियर और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन यू कैन गो विद इट। तो दैट वाज़ द फेज़ व्हाट आई हैव, मतलब मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ कि हाँ, आपको इस टाइप से चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। आपने एक बताया था कि कुछ समय के बाद में ना बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। हाँ, इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि क्या अगर फ्रीडम हम लोग देंगे एज़ अ पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम देंगे, क्या बच्चे उस फ्रीडम को सही तरीके से लेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर उन्होंने मान लो अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया, कहीं न कहीं उनकी परवरिश में इफ़ेक्ट पड़ सकता है क्या, जो माँ-बाप ने बचपन से बच्चे को दिए? तो आप इस पे थोड़ा बताएँगे? तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या हमें फ्रीडम देनी चाहिए, यस, ठीक है? तो फ्रीडम विथ माइंडफुलनेस, मतलब हम जागरूक रहें एज़ अ पेरेंट। हमने फ्रीडम दे दी, बच्चा जाके खेल के आ रहा है। हमें नहीं पता बच्चा क्या खेलने जा रहा है। बच्चा खेल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, या जस्ट जाके बैठ के मोबाइल देख रहा है, किसी और का गैजेट। सोसाइटी में आजकल बहुत होता है, लोग बच्चे को नीचे भेज देते हैं, और उनके मम्मी-पापा इतनी अवेयरनेस नहीं रहती कि नीचे जाके देखें कि वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो वो इंडिपेंडेंस देना सही बात है। हाँ, तुम अपने गेम्स चूज़ कर सकते हो, तुम्हें होमवर्क अभी करना है, गेम्स के बाद करना है, चूज़ कर सकते हो। तुम्हें कौन-से कलर के कपड़े पहनना है, वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो थोड़ी इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जब हम इंडिपेंडेंस देंगे, तभी वो एक्सप्लोर करेगा डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है? और वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, मतलब आपको थोड़ा माइंडफुल अप्रोच के साथ देनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव अवेयरनेस कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और आप इस ये आप अपने कनेक्शन पे काम कर सकते हो कि जब बच्चा ओपनली आके आपको बताए कि मैंने ये किया था। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे वो चीज़ें छुपाना चालू कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंस देना चाहिए, लेकिन हमें एज़ अ पैरेंट बस अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है बच्चे के साथ। क्योंकि कभी अगर बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए, तो हम उसको जितनी जल्दी कैच करके बता पाएँगे, उतनी जल्दी सुधरने के चांसेस हैं। कभी-कभी क्या होता है, वो बहुत लाइन क्रॉस कर देते हैं, और उसके बाद एज़ अ पैरेंट वी विल बिकम पैनिक, नहीं, नहीं कुछ तो हो रहा है, मेरा बच्चा इज़ इन रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे अभी अभी आप देखोगे स्क्रीन की प्रॉब्लम, अभी सबके पास स्क्रीन की प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जब पहली बार बच्चे ने बोला होगा 5 मिनट
5 मिनट, 10 मिनट, तो हमने हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। हमने वो इंडिपेंडेंस दिया। फिर उसके बाद हमने दोबारा उनको नहीं बोला या फिर मेबी भूल गए, मेबी हमने इग्नोर कर दिया कि वो 5 मिनट कब से आधा घंटा हो गया, हमें नहीं पता चला। क्योंकि हम भी बिज़ी हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात है तो बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। हम दोनों काम कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और हमने नहीं देखा, हमने इग्नोर किया कि हाँ, स्क्रीन तो छूट ही जाएगी क्योंकि हमने तो बचपन में नहीं देखी है। हम लोग के पास तो इतना स्क्रीन का ऑप्शन नहीं था बिकॉज़ एक सीरियल आता था, वो सीरियल खत्म, फिनिश। इनके सीरियल्स, इनकी सीरीज़ तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो इस हिसाब से जो भी हम इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, हमें जस्ट मॉनिटर करना है एज़ अ पैरेंट और हमें जब पता चल जाए कि हाँ, बच्चा सही रास्ते में है या गलत रास्ते में, उसके हिसाब से उनको गाइड करना अ, आपने कई बार देखा होगा कि जनरली ये मूवीज़ या फिर सीरियल्स में ज़्यादा होता है, वेब सीरीज़ में, कि आजकल जब टीनेज आती है तो बच्चे माँ-बाप को बोलते हैं कि हमें स्पेस चाहिए। है। हाँ, मतलब स्पेस का मतलब ये नहीं है कि उनको थोड़ा जगह दो, मतलब वो अपनी प्राइवेसी एक उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या इस जगह पे माँ-बाप को फ्रीडम देनी चाहिए? अगर हाँ, तो कितनी? अगर नहीं देना चाहिए, तो किस चीज़ों में उसको कंट्रोल करना चाहिए बच्चों को? देखिए, तो ये जो टीनेजर वाली कैटेगरी होती है, उसको फ्रीडम 2-3 जगह पे चाहिए होती है। पहली चीज़ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स के साथ बात करें, ठीक है? दूसरी, वो चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलें। ये रियलिटी है आज के समाज की कि वो चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले। तो एज़ अ पैरेंट क्या होता है और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हम लोग की एज़ अ कहते हैं ना मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास वी हैव अ 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोन्स। पुराना हो गया है, रखा हुआ है, हमने जस्ट ऐसे ही रखा हुआ और उन्होंने बच्चों ने यूज़ करना चालू कर दिया है, ठीक है? तो उनको एक गैजेट मिल गया, जिस पे वो अनलिमिटेड गेम खेल रहे हैं और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको प्राइवेसी चाहिए, फ्रेंड्स से बात करने के लिए उनको प्राइवेसी चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें कुछ हद तक प्राइवेसी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हम लेकिन हमें एक प्राइवेसी देने के साथ एक कमिटमेंट चाहिए पैरेंट मतलब बच्चों से कि हाँ, आप बताइए, क्या हो रहा है? ठीक है? आई विल गिव यू प्राइवेसी, यू टॉक बट इफ एनीथिंग इज़ लाइक यू नीड टू सेट सम ग्राउंड रूल, ओके? ग्राउंड रूल जैसे अगर किसी टॉपिक पे सेंसिटिव टॉपिक पे बात हो रही है, आपके अपने बच्चों को मतलब ओपनली आपको बताना पड़ेगा। इफ समवन इज़ टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन और द ड्रग्स, यू नीड टू टेल क्योंकि बच्चा उस टाइम पे इतना मैच्योर हो जाता है, उसको पता होता है ये चीज़ें हैं। If someone is talking about the content which is not good for you, you need to tell. तो आपको ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है जब इसीलिए पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट होती है। आपने जो मॉरल वैल्यू स्टार्टिंग से एस्टेब्लिश की है, अगर आपने अपने बच्चे को बताया है कि सच बोलना सही बात है, आपको सच बोलना है, आपको चीज़ें नहीं छुपाना है, आपको टीनेजर में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बच्चा 12 साल का हो जाएगा, आपका बच्चा 15 साल का हो जाएगा, वो आपको आके बताएगा। बट हाँ, एज़ अ पैरेंट आपका रिएक्शन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने चिल्ला दिया, आपने उसके ऊपर मतलब झुलझुला दिया, उसको बोल दिया कि नहीं तुम ही गलत हो, तुमने ऐसे फ्रेंड्स क्यों चूज़ किए हैं? फ्रेंड्स आते हैं, वो रहेंगे, ठीक है? तो आपका रिएक्शन आगे की चीज़ें डिसाइड करेगा। तो जो हम फ्रीडम दे रहे हैं और जो चीज़ें प्राइवेसी दे रहे हैं, उस टाइम पे बच्चे को इतना स्पेस देना चाहिए कि वो आके बता सके, तो वो स्पेस इम्पोर्टेंट है, कि जब वो आके बता सकेंगे, तो आप उनको इमीडिएटली एटलीस्ट कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा पाएँगे। मैं लड़कियों के ऊपर सवाल पूछूँगा, जो स्पेशली अभी टीनेज में है। जनरली पेरेंट्स थोड़ा अनसिक्योर होते हैं कि जब अगर लड़की कहीं बाहर जाती है पढ़ाई करने में, क्या ओवर रिस्ट्रिक्टनेस अगर बेटी पर दिखाते हैं, क्या वो सही है? देखिए, आजकल लड़के-लड़कियाँ बराबर होते हैं ना, सभी यही हुँ। बोल रहे हैं, ठीक है? क्या सच में बराबर है? नहीं, रियलिटी है नहीं। जितना सिक्योरिटी इश्यू लड़कियों के साथ है, बॉयज़ के साथ नहीं है, हुँ, लड़कों के साथ नहीं है, दैट्स ट्रू, यस, करेक्ट? यस। जितनी सेंसिटिविटी एज़ अ पैरेंट वी हैव फॉर कहते हैं ना अपनी बेटी के साथ दिखाएँगे, लड़कों के साथ नहीं। नहीं हाँ, ठीक है, दिखाते। तुम जाके खेल के आओ, तुम जाके में स्लीप ओवर करके आओ, कोई टेंशन नहीं है। हुँ, आजकल तो ये बहुत सारी सोसाइटी में ट्रेंड्स चल रहा है, ठीक है? तो दैट्स ओके लेकिन आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए तो अगर आप अपनी बेटी को भेज रहे हो, ठीक है? तो पहली चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बना के भेजना है, ठीक है? कि वो अपने आप को बचा पाएँ। दूसरी चीज़ उनको लिमिटेशन बता के भेजना है कि दिस इज़ द लिमिटेशन, दिस इज़ द रूल। तो ये सारी चीज़ें आपकी परवरिश पे ही डिसाइड होती है कि आप कितने अच्छे से उनको बता पाते हैं। जब आप उनके साथ फ्रेंडली हैं और आपने उनको बता दिया है कि बेटा देखिए, हाथ पकड़ना, शेक हैंड करना, हग करना दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
बट इफ समवन इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. Okay, there are certain age, after that it's okay. ठीक है, आफ्टर मैरिज इट्स ओके, बट बिफोर मैरिज, बिफोर दैट एज इट्स नॉट गुड. ठीक है, तो आपको वो चीजें थोड़ा बहुत उनको समझानी पड़ेगी. और किस हद तक आप समझा पाते हैं वो एज अ पेरेंट आपके लिए, आपने जितने अच्छे से उनको, कहते हैं ना, ग्राउंड वर्क कितने अच्छे से किया है, आपका ग्राउंड वर्क ही आपकी टीनेजर की पेरेंटिंग में हेल्प करेगा. एक आइडियल पेरेंटिंग क्या होता है? अगर मैं 5 साल के बच्चे को देखूँ, हम्म. तो माँ-बाप को एज़ अ पेरेंटिंग आइडियल पेरेंटिंग क्या करना चाहिए बच्चे के लिए? क्या हैबिट्स उसको सिखानी चाहिए? उसको मेंटल डेवलपमेंट घर में कैसे करना चाहिए उसको, ताकि उसको पता चले कि मेरे माँ-बाप मुझे सही हैं और यही आदत उसको आगे लाइफ लॉन्ग तक साथ रहेगी कि मेरे माँ-बाप ने जो कहा मुझे सही कहा है, वो गलत नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सच बोलना सिखाना चाहिए, जित और सच को आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए. अगर उस बच्चे ने कल जाके किसी को मार दिया तो वो आके बोल रहा है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट, हाँ, मेरे बच्चे ने मारा है. ठीक है, तो सच बोलना, फ्रेंडशिप करना, केयरिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ठीक है, ये सारी चीजें पेरेंटिंग के पार्ट्स होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट. ठीक है, और एज अ पेरेंट आपकी खुद की वैल्यूज होते हैं. मतलब अगर मैं पूछूं, आप एक इंसान है, ठीक है, आपने खुद अपने ऊपर कुछ वैल्यूज रखी होंगी, आपके कुछ मतलब ग्राउंड रूल होंगे, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता. वही चीज आप अपने बच्चे को पास ऑन करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली होती है. जैसे आप होते हैं उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पे पड़ता है, अगर आपने क्वालिटी टाइम दिया है. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे सच चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा बच्चा अगर कुछ कह रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ वो सच बोल रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस विल रिफ्लेक्ट ऑन माई चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, वो रिफ्लेक्ट करेगा ही. ठीक है, तो एज अ पेरेंट इन आइडियल पेरेंटिंग कंडीशन, ये 0 से जो 5 ईयर्स का होता है, वहाँ पे उनको बहुत सारी एक्टिविटी कराना चाहिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट. एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशंस, देयर द स्टैमिना, हेल्थ, वो सारी चीज़ों को हमको कवर करना है. वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है. वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है. उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे उनकी मेंटल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक ऐसी स्किल होती है जो अब आज के बच्चों में नहीं है, कि उनको सारी स्टोरी तो यूट्यूब में मिल रही है. उनको तो पता ही नहीं था कि फेरी टेल कैसी दिखती, पर हमने इमेजिन किया है. आप अपने टाइम को याद करिए, आपके जब दादी नानी किसी ने बताया है तो आपने पूरा इमेजिनेशन किया है. लेकिन आज के बच्चों के पास वो इमेजिनेशन स्किल नहीं हो रही, मतलब कम हो रही है, आई वुड से. ठीक है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके लिए जो पजल्स और ये सारी चीजें हैं, ठीक है, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे बच्चों में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन और कॉग्निटिव स्किल्स आएगी. तो अगर मैं जैसे क्वेश्चन पूछूं कि जिसके अनलिमिटेड आंसर्स, बच्चा बार बार वही सोचेगा, तो आप उस टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं. देन इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, कि मुझे शेयरिंग करनी है, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की. ठीक है, मुझे सच बोलना है. ये सारी मॉरल वैल्यूज आप कर सकते हैं, दैट इज इमोशनल. एंड सोशल मीन्स मोर ऑन द अदर साइड, सोसाइटी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फ्रेंड्स के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें. तो ये पूरी चीजों पे आप काम करेंगे तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट कहलाता जनरली बच्चे आजकल बहुत ज़िद्दी है। है. अगर आप 8 साल या उसके ऊपर की एज की बात करें, और क्लासरूम में भी ना ज़्यादा तरीके से बच्चों के साथ बैठते नहीं है, अपना ज़िद दिखाते हैं। क्या पेरेंटिंग का एक कारण हो सकता है बच्चे ज़िद्दी होना? इसे टैंट्रम कहते हैं बहुत टेंट्रम। सारे लोग, कि मेरा अच्छा। बच्चा टैंट्रम दिखा रहा है, मेरा बच्चा स्टबन हो रहा है. हुँ, हुँ। आजकल 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, टैंट्रम और स्टबननेस. ठीक है? तो ये दोनों ही होते हैं, और मैं नहीं कहती हूँ इसलिए मैं पूरे पेरेंट्स इन मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं. कभी-कभी क्या होता है, हमारी सराउंडिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है. चलिए अगर एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. आपका बच्चा है, ठीक है? आप कहीं गए, ठीक है? वहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, ठीक है? पेरेंट नहीं दिलाना चाहते, लेकिन वहाँ पे बुआ, फूफा या फिर आंटी कोई आके, हाँ बेटा तुम ले लो, ठीक है? बच्चे को समझ में आ गया कि वो रोने से काम हो जाता है, तो जिद करना ओके है, ठीक है? तो वो कभी-कभी क्या होता है, पेरेंटिंग के साथ अदर फैक्टर, जैसे वो स्कूल में गया तो स्कूल में टीचर्स ने कह दिया हाँ चलो चॉकलेट ले लो, तो उसको समझ में आया कि ये चलता है. ठीक है, तो जो स्टिबननेस होती है या जिद्दी होती है, जिद्दीपन होता है, इसके लिए पेरेंटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, कि हमें हर चीज़ इमीडिएटली नहीं देनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग, मतलब कहते हैं ना, उनकी इमीडिएटली देने से अच्छा आप उनकी लव लैंग्वेज समझो. देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड लव लैंग्वेज, आपने सुना होगा.
ठीक है? 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, यस। ठीक है? तो बच्चे की जब आप लव लैंग्वेज समझोगे कि मेरे बच्चे को हग चाहिए या मेरे बच्चे को एप्रिसिएशन चाहिए या फिर मेरे बच्चे को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स चाहिए या मैं उसके लिए कुछ काम कर दूँ, क्योंकि एवरी टाइम गिफ्ट देना ऑप्शन नहीं होता है। मेबी अगर आपके बच्चे की लव लैंग्वेज गिफ्ट भी हो, ठीक है? तो स्टबर्ननेस का पार्ट थोड़ा कम होता है। तो हम स्टबर्ननेस को कम कर सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी जैसे कहते हैं ना, थोड़ी चीज़ों पे काम करके। जनरली आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ की अगर हम बात करें, तो जब बच्चे 10 साल के ऊपर होते हैं, उनके घर में अगर कोई गेस्ट आता है ना, तो बच्चे उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आपने कई बार देखा होगा हुँ, अगर कोई गेस्ट घर पे आया है, फेस्टिव सीज़न में, तो बच्चे ज़्यादा उनके सामने मिलते नहीं हैं। माँ-बाप ही उनको मिलते हैं और वही वहाँ से चले जाते हैं। अगर माँ-बाप के अलावा भी वो मिलेंगे, तो ज़्यादा टाइम तक गेस्ट के सामने बैठेंगे नहीं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? बच्चों की लाइफ़ की प्रायोरिटी चेंज हो रही है। उनकी लाइफ़ की प्रायोरिटी गेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात लूँ, क्योंकि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो माँ-बाप के साथ-साथ हम भी नमस्ते करते थे, उनका स्वागत करते थे। भले ही हम उनके सामने कोई और चीज़ ना बात करें, एटलीस्ट माँ-बाप के डर से हम उनके सामने बैठा करते थे। लेकिन आज वो डर शायद माँ-बाप का नहीं रहा कि अगर कोई गेस्ट आता है ना, एक सॉफ्ट तरीके से डिसरिस्पेक्ट गेस्ट को करके वो लोग अंदर चले जाते हैं। आपने हुँ, शायद कई बार नोटिस भी किया होगा। हुँ। इसका मेजर रीज़न क्या है? क्या माँ-बाप एक रीज़न हो सकते हैं या फिर वो माँ-बाप से बढ़कर खुद की लाइफ़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाह रहे हैं? दैट इसीलिए मैंने बोला था कि जब ऐसा होता है, तो आपको पहले ये चीज़ें फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पे नोटिस करनी है एज़ अ पैरेंट कि कब ये चीज़ें स्टार्ट हुई। आप रिकॉल करिए थोड़ा कि ये चीज़ें स्टार्ट कब हुई। बच्चा 8 साल से स्टार्ट किया या 5 साल से स्टार्ट किया? क्योंकि जो बच्चा 5 साल तक रहता है ना, तब वो बैठता है। 5 साल तक हाँ, मैं बैठूँगा, मैं मम्मा के साथ बैठूँगा, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है एज़ अ पैरेंट हम उनको कहते हैं कि आप गलत हो। कभी-कभी हम ऐसे कहते हैं कि आप गलत हो, आपका एटीट्यूड गलत था, आपने चीज़ें क्यों ली, आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? तो उनको लगता है कि नहीं, मैं गलत हूँ, तो बेटर ऑप्शन कि मुझे छोड़ देना चाहिए इस प्लेस को। मैं अंदर जाके रह लेता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी उनको गेस्ट से मतलब या तो उनके पहचान के नहीं होते हैं या फिर उनके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, तो वो उस स्पेस को छोड़ना चाहते हैं। पर मेरा क्या कहना है कि अगर एज़ अ पैरेंट आप चाहते हो कि आपका बच्चा गेस्ट के सामने अच्छे से रहे, रिस्पेक्ट से रहे, ठीक है? तो आप थोड़ा उनको पहले से गेस्ट के बारे में बताओ अगर नए इंसान आने वाले हैं। अगर नोन पर्सन आने वाले हैं तो मेक द हेल्दी रिलेशन। पहली बात आपको समथिंग क्या होता है, कभी-कभी हम क्या करते हैं एज़ अ पैरेंट हम उन गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बुराइयाँ पहले ही कर देते हैं। वो अंकल तो अच्छे नहीं हैं, उनका नेचर वो ही विल कम एंड सिट। तो कभी-कभी अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी गलत बोल दिया उस गेस्ट के बारे में, तो वो बच्चा उनकी इमेज बना लेता है। तो ऑब्वियसली अगर आपने एक इंसान के लिए नेगेटिव इमेज बना ली है, तो आप उसके सामने नहीं रहना चाहोगे। और टीनेजर के पास ये जिसे कहते हैं ना वो सुनते हैं और तुरंत सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? तो कभी-कभी ये चीज़ें भी फैक्टर्स जो हैं, वो बच्चे को मतलब इस चीज़ पे मजबूर करती है कि नहीं मुझे नहीं रहना है इस स्पेस पे। तो आपको थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर नए पेरेंट मतलब नए कोई आ रहे हैं गेस्ट आपके यहाँ, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा बच्चों को कि हाँ, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। आपको जिस टॉपिक पे कंफर्टेबल लगे आप उस पे बात करिए। ठीक है? और कभी भी गेस्ट के सामने आपको करेक्शन नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है पेरेंट्स बोलते हैं, "नमस्ते करो, से गुड मॉर्निंग, से गुड इवनिंग।" व्हाई? ठीक है? वो बच्चे के अंदर से खुद से आना चाहिए। आप उनको पहले ही बता के आइए कि जब हम जाएँगे, आपको गुड मॉर्निंग करना है, आपको नमस्ते करना है, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम किसी के सामने करते हैं तो बच्चे को पता है सेल्फ इमेज पे उनको डाउट लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और जब वो उनको डाउट होना चालू होता है तो उनको फिर वो अनहैप्पी वाली फीलिंग आती है, तो किसी को भी अनहैप्पी लगेगा देन दे वांट टू लीव द स्पेस। अ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हुँ, जनरली पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं, ऑब्वियसली। छोटी-मोटी चीज़ की वजह से। और ये सारी चीज़ें बच्चे उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और सुनते भी हैं। हुँ। क्या ये एक हद तक सही है कि ठीक है झगड़े हुए, अगर उसको कंटिन्यूअस रखा गया, झगड़े चल रहे हैं, बच्चा देख रहा है, उसकी लाइफ लॉन्ग जो है जब तक वो रहेगा, क्या ये नेगेटिविटी उसके माइंड में रहेगी? या फिर एज़ अ माँ उसको एज़ अ मेरा बेटा जैसा उसको प्यार करी, तो क्या उस चीज़ को कवर कर सकते हैं? देखिए, अगर घर में झगड़े होते हैं, ठीक है? तो पहली रिक्वायरमेंट जो एज़ अ पैरेंट उनको समझनी चाहिए कि झगड़े बच्चों के सामने ना करें।
करो, खूब करो। बच्चा स्कूल चले जाए, कर लो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। शाम को होता है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे मॉल गया था कोंडापुर पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि माँ, बाप और बेटा है। हुँ, शायद लड़के ने बोला था कि मुझे आइसक्रीम खाना है, माँ ने उसको मना किया, तो फादर शायद उसका देने के लिए रेडी था, तो वो छोटी चीज़ पे वहाँ पे झगड़ा हुआ। हुँ। वो दोनों लड़ रहे हैं और बेटा जाके कहीं और बैठ गया है। तो ये चीज़ आप सोचिए घर पे कितनी कॉमन होगी। जब एक पब्लिक स्पेस पे हो रहा है, तो वो घर पे तो और ही कॉमन होगा। इसीलिए जो पेरेंटिंग होती है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक अपने आप पे काम करना, दूसरा बच्चे पे काम करना। तो अगर आपने अपने आप पे काम किया, तो ऑटोमैटिकली बच्चे पे रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। आपके आपके जो भी नेचर है वो बच्चे तक पास ऑन होंगे। चलिए अच्छा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले आपका क्वेश्चन खत्म करते हैं। क्या अगर लड़ाइयाँ होती हैं घर पे, ठीक है? तो बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो, तो वो फिनिश भी होनी चाहिए। वो फिनिश भी होनी चाहिए। हमने आर्गुमेंट किया ठीक है, हमें ये चीज़ लानी है, एक ने बोला लानी है, दूसरे ने बोला नहीं लानी है। हमने कर लिया आर्गुमेंट, हमने कर ली बहस, अच्छी है, चलो अब हम कन्क्लूज़न में पहुँच गए। देन वी बोथ आर इन अ सेम मतलब ऑन सेम ट्रैक हमने एक ही ट्रैक है डिसाइड सेम कर लिया। पेज पे होना हाँ, चाहिए। सेम पेस कर लिया, ठीक है? नहीं लाना है या लाना है, हो गया। देन वी नीड टू बी हैप्पी। लड़ाई करना ओके, उससे कोई गलत बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स की भी हुई है। लेकिन वो दोनों फिर साथ में हैं। वो दोनों अलग-अलग रूम पे अलग-अलग पर्सनैलिटी नहीं है कि बस मेरा ये ज़ोन है, तुम्हारा ये ज़ोन है। वो दोनों एक ही है, ठीक है? सब साथ में बैठ के खाना खाएँगे, सब सब साथ में बाहर घूमने जाएँगे, सब साथ में सोएँगे। लेकिन अगर आप उसके बाद भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कि एक अलग रूम पे, दूसरा अलग रूम पे, दोनों अलग-अलग सो रहे हैं, दोनों ने खाना नहीं खाया, दोनों ने बात नहीं की, 2 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है, तब यहाँ पे ये गलत है। लड़ना ओके है, लेकिन लड़ाई को कितना लॉन्ग ड्रैग कर रहे हैं हम, उस पे प्रॉब्लम है। वो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इसका अगर उनकी क्लास में कोई उनसे लड़ाई करे, तो उनको किस हद तक जाना है? होगी? किस क्लास में लड़ाई नहीं होती? प्ले ग्रुप में होती है, नर्सरी में होती है, बड़े क्लासेस में होती है, टीनेजर्स के साथ होती है, सबकी होती है। पर उनका जो ड्रैगिंग सिस्टम है, वो घर से आता है। किस हद तक गुस्सा दिखाना है, वो घर से आता है। ठीक है? तो लड़ाई होना ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लड़ाई को फिनिश करना ज़रूरी है। जितने अच्छे से फिनिश करेंगे, जितने अच्छे से कंक्लूड करेंगे, उतना बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि हाँ, हमें अपने ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता है, हमें दोनों को है। लेकिन अगर हम उसको कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो हाँ, हम दोनों एक ही हैं। और आपको ये अपने बच्चे को बताना ही पड़ेगा कि हम दोनों एक ही हैं। जिस दिन आपके बच्चे को पता चल गया कि आप 2 अलग-अलग इंसान हो, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट वाला, मुझे आइसक्रीम खिलाना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाना, बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे अब एडवांटेज कहाँ से लेना है। क्योंकि दे गॉट द लूप होल और जब उनको लूप होल पता चल जाता है, तो जब उनको पता है कि मम्मी की वीकनेस ये है, पापा की वीकनेसेस ये है, तब तब वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि अब मम्मा को मुझे कैसे ब्लैकमेल करना है, पापा को कैसे करना है। उनको पता चल जाएगा कि उनको कैसे करना चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। मुझे ना एक सवाल पूछना था कि जैसे अगर आज से 30 इयर्स पहले का पेरेंट्स ले लो और आज 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है। पहले के पेरेंट्स के पास कुछ था नहीं, ना टीवी होती थी, ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते थे। लेकिन उस टाइम में जो बच्चे पले गए, आज एक ऐसी पोज़ीशंस पे शायद आज के जनरेशन के बच्चे उस लेवल पे जाने के लिए शायद उनको दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जैसे 70s की बात करूँ, काफ़ी मेहनती लोग होते थे, माँ-बाप भी उतने स्ट्रिक्टनेस होते नहीं थे, लेकिन बच्चे माँ-बाप को फ़ॉलो करते थे। और आज भी उस जनरेशन के लोग जितने भी हैं, माँ-बाप के सिखाए हुए तरीके पे ही काम कर रहे हैं। चाहे वो घर चलाना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे फैमिली को सँभालना हो। लेकिन आज की जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं, क्या कहीं आज के पेरेंट्स मिस कर रहे हैं कुछ चीज़ जो पहले के लोग मिस नहीं कर रहे थे? जैसे अगर 70s की बात करूँ, क्योंकि आज के लोग आज की जनरेशन के पेरेंट्स एजुकेटेड है, पहले के जनरेशन के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे। क्या फ़र्क है दोनों जनरेशन के पेरेंट्स को अगर हम कंपेयर करके देखें? क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम पेरेंट्स की वजह से स्टार्ट होती है। कम्युनिकेशन गैप रहना, माँ-बाप बच्चों को देखना नहीं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। तो क्या कुछ चीज़ है जो मिस कर रहे हैं आज के पेरेंट्स? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब हम लोग 70s वाले बच्चों को देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके पेरेंट आइडियल थे।
दे आर द एडल्ट पेरेंट, वो परफेक्ट हैं, आज भी हम ऐसा कर सकते हैं आज के पेरेंट्स? ठीक है? लेकिन आज के पेरेंट ने 2 चीज़ें, वो मिक्स हैं। उन्होंने खिचड़ी बना दी है। खिचड़ी मतलब या तो हम पहले वाली पैरेंटिंग अप्रोच को फ़ॉलो करेंगे या हम बिल्कुल अपोज़िट करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंडिपेंडेंस नहीं दी थी चीज़ों के लिए, मुझे टॉयज़ नहीं दिए थे, तो मैं ब अपने बच्चे को भर-भर के दूँगी। मैं आपको ना एक और एक चीज़ बताता हूँ। हुँ, पहले के पेरेंट्स जो होते थे, हुँ। अगर बच्चे ने कुछ गलती की, उसको वहीं पे मारा जाता था। बच्चा रोता था लेकिन उफ़ तक नहीं करता। आज के बच्चे अगर जैसे मैंने अभी मॉल का एग्ज़ाम्पल लिया, अगर वही जगह पे अगर पेरेंट्स ने उसको हाथ भी उठा दिया, तो वो जो एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए, जैसे पहले के बच्चे दिखाते थे, वो नहीं दिखाता वो। एक रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या ओवर एजुकेशन एक कारण है पेरेंट्स को, जो माँ-बाप अपने बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ला रहे? क्योंकि पहले के लोग एजुकेटेड नहीं थे। हुँ। अगर थे भी तो थोड़ा बहुत था होगा। क्या एजुकेशन एक रीज़न हो सकता है पेरेंट्स जो बच्चों को सही रास्ते पे नहीं ला रहे? और आज पेरेंट एक टेंडर एज होने के बाद में माँ-बाप की कोई बात नहीं सुन रहे। आज मेरे सामने ऑलमोस्ट एक 5 टू 6 केसेस है, मैं पर्सनली लाइफ से देख रहा हूँ। कोई भी चीज़ वो फॉलो नहीं करते अनलेस एंड अंटिल उनका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें हो। क्या आज के पेरेंट कुछ मिस कर रहे हैं जो पहले के लोगों ने मिस नहीं किया? उसमें एक एजुकेशन हो सकता है, ओवर एजुकेशन एक कारण हो सकता है। ओवर एजुकेशन मेरे ख़्याल से तो वो कारण नहीं होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले के टाइम पे जब मदर्स प्रेग्नेंट थीं, वो क्या सोचती थीं? अच्छी चीज़ें सोचती थी। अच्छी चीज़ें सोचती, मुझे मेरी फैमिली, हुँ, मेरा पति, मेरी हुँ, सास-ससुर, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मेरे घर के बारे में सोचना है, मुझे परिवार के बारे में सोचना है, मुझे सोसाइटी के बारे में सोचना है। आज के पेरेंट्स, आज की मदर्स जब वो प्रेग्नेंट हैं, वो क्या सोच रही हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा इंस्टाग्राम है? में तो यूट्यूब में क्या चल रहा है? क्या वायरल है? क्या ट्रेंड्स है? अच्छा, उसमें भी मीम्स, ठीक है? और बचे-कुचे जो अच्छे-अच्छे जोक्स हैं, हस्बैंड के ऊपर ऊपर जोक्स, हुँ, ठीक है? वाइफ के ऊपर जोक्स, कलीग्स के ऊपर जोक्स, कुछ बचा नहीं है। तो आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो? और देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वूम पेरेंटिंग। व्हिच पेरेंटिंग? वूम पेरेंटिंग, वूम पेरेंटिंग। जब बच्चा अंदर है तब भी वो सीख रहा है। 12th वीक से बच्चे का ब्रेन डेवलप होने लगता है। 15 वीक से बच्चे को सुनाई समझ में आने लगता है, जब वो अंदर है। तो आपने क्या कंज़्यूम किया है? मेरे आपने ये सोचा है कि मुझे मेरे पति से ये बोलना है, मुझे ये डिमांड देना है, आपने यही सोचा है। मेरी मम्मी तो बोलती थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वो राम भगवान की किताब पढ़ती थी हुँ, और महाराणा प्रताप की जो पहले के कॉमिक बुक्स में आते थे, वो पढ़ती थी। हुँ, मतलब उस टाइम की बात। हुँ। लेकिन आज उस चीज़ को कवर करके जैसे आपने बताया मीम्स आ गए, शॉर्ट्स आ गए, रील्स आ गए। इस चीज़ को देख रहे जो नो वे रिलेटेड उनका टॉपिक है। तो बच्चे ने वही कंज़्यूम किया है। अब आप बच्चे को बोल रहे हैं कि आपको टैंट्रम इश्यू है, वो रिबल है, वो उसको स्टबर्न इश्यू है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने तो कंज़्यूम ही वही किया है। आप एक ऐसी मदर बताइए जो आज के ज़माने में जिसने रामायण पढ़ी नहीं, और ऑलमोस्ट कम। ठीक है? और जिसने रामायण पढ़ी और उसका बच्चा खराब निकला, हुँ, ठीक है? जिसने मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ थोड़ा-सा भी मतलब कि हाँ, मुझे जस्ट चैंटिंग करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट और उनको बताइए कि उनका बच्चा खराब है। उसको नहीं पता है कि सच की वैल्यू क्या है, उसको नहीं पता है कि दूसरों की केयर कैसे करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हमने जब वहीं से सब चीज़ें बिगाड़ दी हैं, तो हम उसके लिए क्यों कहेंगे कि एजुकेशन खराब है? एजुकेशन खराब नहीं है। एजुकेशन हमेशा हेल्प करती है। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए, सारे आंसर्स आ जाएँगे आपको, कि हाँ, ये चीज़ें करनी है। लेकिन हम उसमें भी चूज़ करेंगे वो जो हमारे लिए ईज़ी है। वो 5 सॉल्यूशन भेजेगा, हम सबसे हुँ, लास्ट वाला या सबसे जो ईज़ी है 2 उनको चूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? जब आप चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख लोगे ना, कि आप बस अपने आप को सुधारो, किसी और को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ पेरेंट आप ये सोचो कि आपको अपने आप को सुधारना है, आपका बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। बस इतनी चीज़ है, थोड़ा अपने आप को सुधारो। आप देखोगे मेबी आपको 1 दिन में रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, मेबी आपको 10 दिन में नहीं दिखेगा, मेबी 1 साल में नहीं दिखेगा। लेकिन आप चैंटिंग करना स्टार्ट करिए। आपका बच्चा बस डेली देखे कि आप चैंटिंग कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो या फिर आप चैरिटी कर रहे हो या फिर आप अनाथ आश्रम जा रहे हो। बस आपके बच्चे को देखने दीजिए डेली और फिर बताइए 1 साल में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। डेफ़िनिटली चेंजेस आएँगे। वही बच्चा जो रो रहा था, वही बच्चा जो देख रहा था कि मुझे बस टॉय चाहिए, मुझे बस आइसक्रीम चाहिए, वो देख रहा है वो ऐसे बच्चों की मद माँ मेरी हेल्प कर रही है, जिनके पास पेंसिल नहीं है।
जिनके पास बुक्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से तो बच्चे में चेंजेस आने चाहिए। एजुकेशन के अलावा जैसे आपने बताया कि एजुकेशन हेल्प करती है, लेकिन बच्चे जो है एजुकेशन का एक रीज़न बना के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, किस हद तक सोशल मीडिया बच्चों के लिए सही है और किस हद के बाद से सोशल मीडिया को रोकना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कहीं ट्रेंड चल रहा है कि माँ-बाप अगर बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, उस फ़ोन में कौन-सी एप्लीकेशंस होनी चाहिए और कौन-सी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दें। क्या ये सही है? पॉइंट नंबर 1। सेकंड, कि अगर हम उनको सोशल मीडिया अगर जो यूज़फुल है, जैसे यूट्यूब है, उसमें भी बहुत चीज़ें अच्छी है, सीखने लायक है, वो उसको कितना दिन दिखाना चाहिए? जैसे दिन में 1 घंटा, 2 घंटे या फिर ये कितना तक चलेगा? आप इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, तो मैं 2 चीज़ें कहूँगी, मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। तो मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया या ठीक है, तो जब यूट्यूब की बात करते हैं, तो वो मीडिया है, आप उसमें जाके नॉलेज ले सकते हो। जब आपने नेटफ्लिक्स की बात की या फिर किसी डिफरेंट चैनल की बात की, तो आप वहाँ पे जाके नॉलेज ले सकते हो, आप अपने आप को वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। जहाँ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब चीज़ों पे गए, वहाँ पे आप दूसरों की लाइफ में झाँक रहे हो, ठीक है? तो जब तक बच्चा मीडिया में है, तब तक इट्स ओके, क्योंकि अभी वो कंपैरिज़न नहीं स्टार्ट किया है। तो आपके फ़ोन देने का पर्पज़ क्या है? पहली बात तो मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप फ़ोन की जगह टीवी दिखाइए। आपको दिखाना है ना, आपको उसको नॉलेज देना है, आपको उसको मॉरल वैल्यू सिखानी है। आपका मेन पर्पज़ क्या है? आपको बच्चे को एंगेज करना है, उससे कुछ सिखाना है, उसे कुछ मॉरल वैल्यूज़ देनी है, आपको कुछ उसको लाइफ़ स्किल सिखानी है। आपका आपका मेन गोल यही है कि मेरा बच्चा, मेबी अगर छोटे बच्चों की बात करें, उनको राइम्स दिखानी है, ठीक है? वो चूचू टीवी और डिफरेंट चैनल्स आ देयर, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि अगर आप टीवी में दिखा रहे हो, तो बच्चे को पता है कि एक चीज़ है जहाँ पे मेरा आता है, ठीक है? इट्स अ फिक्स प्लेस है कि वहाँ पे ही आएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं है। क्योंकि मोबाइल आपके रेस्टोरेंट में है, मोबाइल हॉस्पिटल में है, मोबाइल मेट्रो ट्रेन में है, हर जगह है। अब बच्चे को हर समय चाहिए, तो आप दिखाइए, लेकिन आप एक फिक्स जगह पे दिखाइए। देन उसके बाद एक फिक्स टाइम स्लॉट दीजिए कि ठीक है भैया, 5 से 5-6 बजे तक तुम देखो, आराम से देखो। मैं आपको नहीं डिस्टर्ब कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे की डिमांड है, जितना कम से कम कर सकें उतनी अच्छी बात है। ठीक है? आप फिक्स टाइम दीजिए, फिक्स प्लेस दीजिए, कुछ कंटेंट दीजिए कि हाँ, चलो ये इस टाइप के कंटेंट देखो, जिसमें थोड़ा फ़नी हो, जिसमें थोड़ा नॉलेज हो, जिसमें थोड़ी मॉरल वैल्यूज़, ठीक है? आप देखिए, आप भी, मैंने वही बोला, अवेयर रहिए कि आपका बच्चा क्या कंज़्यूम कर रहा है। करना ओके, ठीक है, मुझे पता है कि करेंगे ही। ठीक है? लेकिन आप अगर इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो हाँ, बेटर कंटेंट और बेटर मीन्स कहते हैं हम ऑर्गनाइज़्ड रहेंगे कि हाँ, क्या बच्चा कंज़्यूम कर रहा है। हाँ, एक सर्टेन ऐज के बाद बच्चे को इंस्टाग्राम, फेसबुक चाहिए, लेकिन हाँ, क्यों चाहिए आपको उसको पूछ के, एंड आई विल से कि अगर हो सके तो आप अपने साथ ही उसका शेयर करिए। यू नीड टू बी वन ऑफ द फ्रेंड, तो आपको पता चलना चाहिए आपके बच्चे की लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या वो टैग कर रहा है, क्या वो कंज़्यूम कर रहा है। तो इससे चीज़ें, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी कि क्या करना चाहिए। मैं ना आपको एक सिनेरियो दूँगा। हुँ, 4 दोस्त हैं, हुँ, बच्चे हुँ, 15-15 साल के। हुँ, एक बच्चा सोशल मीडिया देखता है, न्यूज़ देखता है, स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखता है, सब कुछ देखता है। दूसरा बच्चा नहीं देखता हुँ, और बाकी जो 2 है, हुँ, उतना ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करते जितना पहले वाला करता है। हुँ। इस सिचुएशन में क्या बच्चों को कुछ अंडर एस्टिमेटेड वाली फीलिंग आ भी सकती है? आ सकती है, आ सकती है। आ सकती है। तो क्या पेरेंट्स को न्यूज़, स्पोर्ट्स या बाहर दुनिया में जो भी चीज़ चल रहा है, ये दिखाना सही है? देखिए, आपने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, पर हमने क्या किया था? न्यूज़पेपर पढ़ा था, हुँ, ठीक है? तो बच्चा अगर न्यूज़ बस देख रहा है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है? उसको मतलब आपको अपने बच्चे को थोड़ा कंटेंट देना पड़ेगा कि भैया तुम न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है? तुम डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ लो। उस टाइम पे आप उसकी हेल्प कर सकते हो, अगर आपके बच्चे ने आपकी रिक्वायरमेंट बताई। एज़ अ पेरेंट आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे का जनरल नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है? तो उस समय हम अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अदर केसेस देते हैं, मैं आपके सिनेरियो में थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ कि एक बच्चा केवल गेम खेल रहा है, ठीक है? अब बाकी 2 बच्चे, एक थोड़ा गेम खेल रहा है, एक बिल्कुल गेम नहीं खेल रहा है और 2 बच्चे थोड़े-थोड़े वाले हैं। अब क्या होगा?
अब तो सब के सब इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि गेम इज़ अ एडिक्शन, ठीक है? बच्चे ही विल कम कि मैंने ये जीता, मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, वो आके बताएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे एज़ अ पैरेंट आपको क्या करना है, वहाँ पे हमें एज़ अ पैरेंट, ठीक है, एक डिफरेंट टाइम स्लॉट, ठीक है, कि हाँ, इस टाइम पे यू आर जस्ट मे बी नियर टू मी, मतलब मेरे बगल में बैठो, खेलो, और यू नीड टू कनेक्ट कि हाँ भैया, तुम्हारे बताओ क्या कितने स्कोर हुए, तुमने क्या जीता। तो आप उस पे कनेक्शन की तरह करिए कि हाँ ठीक है, आप कनेक्ट होके गेम के बारे में आपको भी एज अ पैरेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गेम हो रहे हैं जहाँ पे दे आर नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन, ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो मनी इन्वॉल्व हो रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हुँ, हुँ। इस टाइप से हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो जस्ट न्यूज के लिए हैं, लेट देम डू। 15 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर टीनेज की बात करें, क्या उनको मेंटल स्ट्रेस होता है क्या? पढ़ाई के अलावा? मेंटल स्ट्रेस सबको होता है, ठीक है? पहले पहले इसको स्ट्रेस नहीं बोलते थे, हुँ, हुँ। ठीक है? आप भी थोड़ा घबराए होंगे एग्ज़ाम के पहले, करेक्ट। मैं भी घबराई होंगी, नर्वसनेस। नर्वसनेस, ठीक है? हम लोग बोलते थे हाँ, सिंपल घबराहट है, पानी पी लो, हो गया, खत्म, क्योंकि हमने उसे एड्रेस ही नहीं किया, ठीक है? लेकिन आज के बच्चे उसको बहुत एड्रेस करते हैं। मुझे मुझे स्ट्रेस है कि मेरी क्लास में रेपुटेशन क्या है? हुँ, मुझे स इस चीज़ का ही, हाँ। हाँ, मुझे स्ट्रेस है कि वो मेरे लिए क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज़ जस्ट अ फ़ेज़, आया और गया। डोंट टेक इट इन हार्ट। कभी कहते हैं ना, उसको इतना दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके बच्चे को आपको थोड़ा बतानी पड़ेगी कि छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ में सबको होती है। मुझे स्ट्रेस है कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी कि नहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा 5 मिनट पहले स्टार्ट करो, 10 मिनट पहले स्टार्ट करो, तो आप पहले ही पहुँचोगे। स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, अगर वो चीज़ उन्हें सिखाएँ, तो मेरे ख्याल से वो बेटर हैंडल कर पाएँगे। और इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, कि जब आपका बच्चा एक टीनेजर, मैंने जो पहले बताया था कि एक 12 साल के बाद से आपको ओपन कम्युनिकेशन करना होगा कि भाई तुमको किस चीज़ का स्ट्रेस है? तुम्हें स्टडी का है, तुम्हें फ्रेंड्स का है, तुम्हें रेपुटेशन का है, तुम्हें सोशल मीडिया का है कि तुमने कुछ गलत कर दिया, उस चीज़ का स्ट्रेस है। अगर आपका बच्चा आपको बताएगा, तो आप उसके 5 सॉल्यूशन दे सकते हो। मेबी बच्चा 5 नहीं मानेगा, 1 ही मानेगा। लेकिन वो कुछ तो करेगा ना, स्टेप तो लेगा, वो उसमें फँसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमें भी 5 सॉल्यूशन आते हैं, तो हम भी एक तो एटलीस्ट 1 या 2 लेते हैं। तो वो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रेस सबको रहता है। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट, ठीक है? हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए, और उसको मतलब कहते हैं ना, कितनी जल्दी हम समझ पाएँगे, उतना ईज़ी रहेगा। आजकल सारे लोग क्यों बोल रहे हैं कि आपको माइंडफुलनेस करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए? स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। एज़ अ पेरेंट्स, हुँ। आप दूसरे पेरेंट्स को क्या एक आइडियल रूटीन देना चाहेंगे? कुछ स्टेप्स बताना चाहेंगे जो बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो अगर बच्चे की एज 3-4 साल से है? आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो उसको लाइफ़ लॉन्ग वो आदतें रहेगी, वो सोच रहेगी? ऐसा कुछ है जो आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपको अपने बच्चे को मतलब सही पैरेंटिंग देनी है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, आप बच्चे से कनेक्ट करिए। वो कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन फर्स्ट वन। हुँ, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा कनेक्शन रखेंगे, उतनी लाइफ़ ईज़ी रहेगी। वो चाहे 3 साल का बच्चा हो और चाहे 30 साल का बच्चा हो। हर इंसान को कनेक्शन चाहिए। हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए लाइफ़ में जिसके सामने वो एक्सप्रेस कर सही। पाए। अगर आप और मैं भी हूँ आज, तो मुझे भी एक कंधा चाहिए जिसके सामने मैं बोल सकूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। जब तक आप वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपके बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम से आप रोक पाएँगे, मतलब बचा पाएँगे, ठीक है? तो वो चीज़ पे काम करिए। सेकंड चीज़, अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। आजकल कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोसाइटी में रहे और उस अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाए, उसको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का, क्योंकि हमने बात की कि अगर लड़कियाँ बाहर जाती हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है एज़ अ पैरेंट, हम स्ट्रेस लेते हैं, हमें टेंशन होती है। तो अगर आपकी लड़की कॉन्फिडेंट है, तो वो लोगों को स्टॉप कर पाएगी, वो लोगों को नो बोल पाएगी, ठीक है? तो उनको कॉन्फिडेंस सिखाना बहुत-बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जितनी ऑनेस्टी आप सिखाएँगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपने सब चीज़ें बताई, ठीक है, एज़ अ पैरेंट, मैं ऑनेस्ट हूँ कि मैं आज रात को 8 बजे घर आने वाली हूँ। आपने अपने बच्चे को एक्सपेक्टेशन सेट कर दी।
नाउ ही एल शी जो भी आपका बच्चा है वो नहीं टेंशन लेगा, ठीक है? वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और स्पेशली व्हेन आप जब आओगे तब वो आपसे हैपीली मिलेगा कि हाँ, मम्मा आप आ गए। आपने मुझे 8 ओ क्लॉक प्रॉमिस किया था, आप 7:30 आ गए। तो आप ऑनेस्टी से उसके साथ करिए और जितना अच्छा होगा, जितनी जल्दी से आप ऑनेस्टी के पाथ पे आएँ, ठीक है? नेक्स्ट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लास उठाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेपर फोल्ड करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़ हम एज़ अ पेरेंट नहीं सोचते कि हमारा टॉडलर रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन एज़ अ पेरेंट ऑफ 21 ईयर ओल्ड वी विल फील लाइक अरे! मेरा बच्चा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वो करियर के बारे में ही नहीं सोच रहा है। उस टाइम पे हम टेंशन लेते हैं, वो टेंशन काम नहीं आती। जितनी जल्दी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे, उतना यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट थिंग उसको बताइए कि सोसाइटी, मनी ये चीज़ें क्या होती हैं? कि मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे करें? क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रीयूजेबिलिटी उनको सिखाइए कि हाँ, खिलौनों को यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है हम नए-नए खिलौने लेके आते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन फिनिश। रीयूज़ नहीं करते बच्चे, तो उनको रीयूजेबिलिटी सिखाइए। तो आप जब ये सारी टेक्निक सिखाएँगे ऑटोमैटिकली मुझे लगता है कि आपकी पेरेंटिंग सही डायरेक्शन पे जाएगी और एज़ अ पेरेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा अवेयर रहना है। बस अगर आप अवेयर हैं, आप माइंडफुल हैं, तो आप अपने बच्चों की बहुत हेल्प करने वाले हो। क्योंकि आपको पता है कि आपको किस ट्रैक में जाना है। आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको क्या सुधारना है। आजकल बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेज़ हैं, जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग मतलब मैं जब पेरेंट बनी उस टाइम पे उतने नहीं थे। स्पेशली मेबी आपका भी केस होगा कि हम लोग जब अगर 16 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो पेरेंटिंग कोचेज़ नहीं थे। तब हमें अगर कुछ भी चीज़ें सीखनी है मेबी हमें यूट्यूब या गूगल में सर्च करना पड़ता था। तब तो चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें बहुत सारी इमीडिएटली एडवाइसेज़ मिल जाती थी। तो आप अभी तो बहुत सारी प्रोसेसेज़ हैं। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से जो जो कंज़्यूम कर रहे हैं और जिसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा फ़िल्टरेशन करना है कि हर चीज़ हर बच्चे के साथ नहीं लागू होती। आप जो पेरेंट हैं एज़ अ पेरेंट आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानते हैं और कोई पेरेंटिंग कोच नहीं जान सकता। बस आप इतना याद रखिए। बच्चों के सॉरी मदर की जो मूड होता है, उनका बिहेवियर जो मेंटल स्टेट होता है, क्या मदर का मेंटल स्टेट बच्चों की ग्रोथ में इम्पैक्ट कर सकता है? ये बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। मदर क्या सोच रही है, किस सोच के साथ वो परवरिश कर रही है। अभी आप देखोगे सोसाइटी में क्या हो रहा है, बहुत सारे एजुकेटेड मदर, ठीक है? उन्होंने अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ की है, उन्होंने अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उनको लगता है उनका बच्चा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब जॉब कॉम्प्रोमाइज़ करना एक चॉइस थी। फॉर कुछ मदर्स के लिए वो फोर्स्ड डिसीजन था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जॉब कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब वो गिल्ट में है, ठीक है? अब वो पेन में है, क्योंकि पहले तो मैं अर्न कर रही थी, अब मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो उस चीज़ को वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन पेरेंटिंग में पड़ता है। कुछ मदर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम वो केसेज़ होते हैं, लेकिन कुछ मदर के लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि 1-2 साल तक तो वो उस चीज़ को मतलब एन्जॉय करती हैं पेरेंटिंग को, लेकिन 1-2 साल के बाद वो रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होता है कि उनको खुद की सेल्फ इमेज, सेल्फ डाउट पे मतलब कहते हैं ना एक डाउट क्रिएट होता है और उसका रिफ्लेक्शन उनकी पेरेंटिंग जर्नी पे स्टार्ट होता है। तो एज़ अ मदर आपको हैप्पी रहना, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज रियलाइज़ करना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे की हेल्थ में कुछ इश्यू है, ठीक है? तो मदर उससे ज़्यादा टेंशन लेती है और जब वो टेंशन लेती है, तो वो टेंशन के साथ ही बच्चे के साथ रहती है कि मेरा बच्चा तो बहुत बीमार है और दे विल कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये इमोशन तो उनका चलता ही रहता है और जस्ट उनके कन्वर्सेशन में भी यही पार्ट रहता है, मेरा बच्चा तो बीमार ही रहता है, मेरा बच्चा तो ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है। अगर कॉन्फिडेंस भी नहीं है बच्चे में, मदर अपने आप को ही ब्लेम करती है। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बार-बार वही चीज़ें रिपीट भी करती हैं। तो क्या होता है जब हम ये चीज़ें बात करते हैं, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट का कहलाता है अफ़र्मेशन, मेबी आपने भी सुना होगा, अफ़र्मेशन ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड एंड अफ़र्मेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पेरेंटिंग का पार्ट है। तो एज़ अ मदर और एज़ अ पेरेंट आपको भी अफ़र्मेशन करना चाहिए कि मैं जैसी हूँ, मेरे बच्चे के लिए अच्छी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है। इस टाइप से अगर अफ़र्मेशन आप करेंगे, अपने आप से ऐसी बातें करेंगे, ठीक है? मैं सफिशिएंट हूँ,
तो क्या होता है इसका इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ में आता है। अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी भी है, चलिए आप उसको फ़ीवर है, ठीक है? आप बार-बार बोलिए कि मेरे बच्चे को फ़ीवर है, मेरे बच्चे को वीकनेस है, मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया है, ऐसी चीज़ें बोलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बच्चे से वही बात करेंगे कि हाँ, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हेल्दी हो, आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। आप देखिए बच्चे की हेल्थ में बिकॉज़ बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम इवन फ़ीवर रहता है, तब भी वो एक्टिव रहते हैं। जब तक उनको ये रियलाइज़ेशन नहीं होता कि मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तब वो डल हो जाते हैं। तो आप उनको वो रियलाइज़ेशन की स्टेट पे नहीं लेके बल्कि अपने एज़ अ मदर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को जानती हूँ। तो आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका मूड स्ट्रॉन्ग है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो ऑटोमैटिकली आपकी परवरिश में दिखेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज हमारे इस पॉडकास्ट पे आपने काफ़ी चीज़ें बताई, स्पेशली ऑन पेरेंटिंग के रिलेटेड, और आई होप कि ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, उनको डेफ़िनिटली यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। वेलकम, थैंक यू।